कर सकते हैं ये कंटिन्यू रहेंगे। इससे आगे हमारे पास आ जाता है होल नंबर्स। ये शुरू होते हैं 0 से, इसके बाद आता है 1, इसके बाद आता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 एंड ये भी कंटिन्यू रहेंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ 0 का अंतर है। नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता है, होल नंबर्स में 0 होता है। बाकी इसके आगे का सेम नेचुरल नंबर्स ही हमारे आ जाते हैं। नेचुरल और होल नंबर्स के बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स गाइस दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव यानी कि प्लस वाले इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव यानी कि माइनस वाले इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होंगे, उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड कंटिन्यू ये रहेंगे, चलते जाएंगे आगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो इसमें माइनस वाले इंटीजर्स आएंगे, जैसे कि -1 आएगा, इसमें -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा और ये भी कंटिन्यू रहेंगे, कहीं पर भी इनका अंत नहीं है। तो प्लस वाले हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, जिनके आगे माइनस का साइन लगा होता है उनको नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। इससे आगे है रैशनल नंबर्स, इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसमें दिया है दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे सभी नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सभी रैशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा 4/5 ये किस तरह से है? फ्रैक्शन में है, P/Q की फॉर्म में है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, जैसे 2/3, 11/13 और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स आपके लिए हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जैसे हमारा ये 4 है तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये रैशनल नंबर कैसे है, इसको P/Q की फॉर्म में तो नहीं लिखा जा सकता? तो मेरे भाई लिखा जा सकता है। 4 को हम लिख सकते हैं 4 और अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं 1। कोई भी नंबर इस तरह से है उसके डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से 1 लगाया जा सकता है, यानी कि P/Q की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर 8 है तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 8/1 लिखा जा सकता है। अगर डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे तो 4/1 4 के ही इक्वल होगा, इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे सभी नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर्स होंगे। इससे आगे आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स पर। रैशनल नंबर्स का ये बिल्कुल उल्टा होता है। सो इसमें दिया है दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे सभी नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे, जैसे कि पाई को P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है और ये P/Q की फॉर्म में है, तो आपको बता दूं पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू को P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि पाई एक इरेशनल नंबर है। बिल्कुल इसी तरह से √2 अगर इसको बाहर निकालेंगे या √2 को सोल्व करेंगे तो उसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। √3 भी एक इरेशनल नंबर होगा, √5 भी एक इरेशनल नंबर होगा, √4 इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि √4 को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं? रूट के अंदर 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनता है, रूट के अंदर पेयर बन गया, यानी कि एक 2 बाहर निकाल सकते हैं और 2 बाहर निकलने पर इसको किस तरह से लिखा जा सकता है? 2/1। इरेशनल नंबर्स के यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, लेकिन ऐसे नंबर्स जिनको रूट से बाहर निकालने पर वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाए वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे। या फिर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है और ये रूट के अंदर है, तो ये इरेशनल नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, ये तीनों वैल्यूज किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारी इरेशनल होगी। इरेशनल नंबर्स के बाद आ जाते हैं रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स में सब कुछ आ जाता है। पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया है। इट कंटेन ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। आपको पता ही होगा, इस तरह से हमारी एक नंबर लाइन होती है, बीच में 0 होता है, इस तरफ 1 आता है, 2 आता है, उसके बाद और भी नंबर्स इस पे आगे कंटिन्यू रहते हैं। और जहाँ पर हमारा 0 है इसके लेफ्ट साइड में -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है और भी नंबर्स इसमें कंटिन्यू इस तरफ रहते हैं। रियल नंबर्स में हमें कहा है कि इस नंबर लाइन पे जिस भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सभी के सभी रियल नंबर्स होंगे। अब यहाँ पर देखो, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 जो भी हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ये रियल नंबर्स होंगे। इसके बाद होल नंबर्स, इन सभी नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा
सकता है, यानी कि ये भी हमारे रियल नंबर के अंदर ही आ जाते हैं। इसके बाद इंटीजर्स पॉजिटिव वाले इस साइड में आ जाएंगे, नेगेटिव वाले इस साइड में आ जाएंगे। इंटीजर्स को भी इस नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है, यानी कि ये भी रियल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद जो भी रैशनल नंबर्स हैं उनको भी इस नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है। इर्रेशनल नंबर्स जो हैं उनको भी इस नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है। तो नेचुरल नंबर से लेकर इरेशनल नंबर्स तक ये सभी के सभी रियल नंबर्स के अंदर ही आ जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि रैशनल नंबर्स को किस तरह से नंबर लाइन पे शो किया जाएगा या फिर इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरह से शो किया जाएगा। तो आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही ये सारी चीजें सीखेंगे। इस पेज पर हमने नंबर सिस्टम को समझ लिया है, किस किस तरह के कौन कौन से नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट पेज पर। Hello and welcome to today's special episode of our podcast where we sit down with officers of PFRDA, India's pension regulator, and decode important financial decisions for central government employees. I'm your host, Shreya. Today we are focusing on a topic that's been generating a lot of buzz, Unified Pension Scheme or UPS, a topic that sparked a lot of discussion and curiosity. Since its introduction, many employees are wondering, should I stay with NPS or is UPS the better choice for me? To help us decode this, joining us today are two key voices from the Pension Fund Regulatory and Development Authority. Ms. रैशनल नंबर्स के बारे में पीछे वाले पेज पर आपको बता दिया है। ये P/Q की फॉर्म में होते हैं। इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 में किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनको किस तरह से सोल्व करना है, सारी चीजें समझ लेते हैं इस वाले पेज। 3/5 अगर हमें कोई भी दो रैशनल नंबर दिए हो और उनके बीच में कुछ रैशनल नंबर से ही हमें फाइंड करने हैं, तो ये कैसे किया जाता है इसको समझ लो। सबसे पहले जो भी रैशनल नंबर दिए गए हैं उनको लिखेंगे। यहाँ पर हमारा पहला रैशनल नंबर 2/5 लिख लेंगे। उसके बाद कुछ दूरी पर 3/5 हमारा दूसरा रैशनल नंबर भी लिख लेंगे। इन दोनों के बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर हमें पता लगाने हैं, तो 5 से कोई भी एक बड़ा नंबर ले लो। लाइक 5 से बड़ा क्या होता है, 6 होता है, तो 6 को इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले में भी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा क्या, हमें 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18। उसके बाद नीचे यहाँ पर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें दो इस तरह से नंबर मिल जाएंगे। इसके बीच में जो भी रैशनल नंबर्स हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 12/30 है, इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 13/30। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 14/30 और इससे नेक्स्ट होगा हमारा 15/30। इसी तरह से आ जाएगा यहाँ पर 16/30 और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 17/30। हमें 5 रैशनल नंबर्स पता लगाने थे इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो सिंपली जितने भी नंबर पता लगाने हो उससे कोई भी बड़ा नंबर इन दोनों फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी नंबर्स हमें मिलेंगे उसके बीच वाले नंबर्स यहाँ पर लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी स्टेप्स आपको बताए हैं इनको फॉलो करना है और आंसर आपका डिफरेंट भी हो सकता है। इन दोनों नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करना इजी है क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो किस तरह से रैशनल नंबर फाइंड करेंगे ये समझ लेते हैं इस वाले एग्जांपल से। इसमें दिया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/4। इन दो नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर पता लगाने हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना होगा। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2/5, उसके बाद यहाँ पर एक साइड में लिखेंगे 3/4। डिनोमिनेटर में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। डिनोमिनेटर में वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और इक्वल करने के लिए क्या किया जा सकता है, सिंपल तरीका बताता हूँ। जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में है उसको इस वाले फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कर देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4/4। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 5, इस वाले फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5। मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा क्या, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 8। उसके बाद 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। इसी तरह से 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। उसके बाद डिनोमिनेटर में 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि डिनोमिनेटर इक्वल
हो गया है। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो 8/20 के बाद कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर लिखेंगे उसे 9/20 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10/20, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11/20, इससे नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 12/20, इससे नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 13/20, इससे नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 14/20। जो भी हमारे ये दो नंबर से सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को हमने इक्वल किया, उसके बाद जो भी हमें वैल्यूज मिली इनके बीच में जो भी रैशनल नंबर बनते थे वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। अब हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने थे, लेकिन यहाँ पर हमें 6 मिल जाते हैं, तो एक को रब कर दो, बचे हुए जो 5 हैं ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया होता कि 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो ये भी हम लिख देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी हमारे रैशनल नंबर्स हमें दिए होंगे उनका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, उसी के बाद रैशनल नंबर फाइंड करना इजी होगा। एक्सरसाइज 1.1 में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिए होंगे, उनको किस तरह से सोल्व करना है इस वाले पेज पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट पेज पर इरेशनल नंबर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उनको नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। इरेशनल नंबर यानी कि ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं शो किया जा सकता है, वो सभी इरेशनल नंबर होंगे। ये आपको पीछे वाले पेजेस पर बता दिया गया था। इरेशनल नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। मान लीजिए हमें कोई इरेशनल नंबर दिया गया है और हमें बोला गया है कि इस इरेशनल नंबर को लोकेट करो नंबर लाइन पर। इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है, अगर इसको नंबर लाइन पे हमें शो करना है तो तरीका क्या होगा। या फिर √2 के अलावा अगर हमें कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे √3 दिया गया है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, √5 दिया गया है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, √7 दिया गया है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसके अलावा कोई भी इरेशनल नंबर है, इस तरह से उसको नंबर लाइन पे किस तरह से लोकेट करेंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना है हमें। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें जरूरत होगी ज्योमेट्री की, लेकिन ज्योमेट्री से पहले आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। यहाँ पर सपोज कर लीजिए ये हमारा एक राइट एंगल्ड ट्राइएंगल है, यानी कि इसमें एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है। तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो भी हमारी साइड है ये होती है हाइपोटेनियस, और जो नीचे वाली साइड होती है इसे कहा जाता है बेस, और जो ये खड़ी लाइन होती है इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है। जो भी हमारी हाइपोटेनियस है ये हमारी हाइपोटेनियस हो गई, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, यानी कि बी का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोई भी राइट एंगल्ड ट्राइएंगल है उसके अपोजिट वाली साइड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल होगा बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। ये पाइथागोरस थ्योरम है। जो भी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं इनको नंबर लाइन पे शो करने के लिए, लोकेट करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब जो भी हमारा ये √2 है इसको नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, जिसमें जो भी ज्योमेट्री के इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। सो कंस्ट्रक्शन इसकी करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सप्लेन भी करूंगा पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को। आप यहाँ बैठकर ये खा रहे थे जब आपने उसको वहाँ देखा। √2 को नंबर लाइन पर हमें शो करना है। सो सबसे पहले हमें जरूरत होगी एक नंबर लाइन की। स्केल रखेंगे, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर एक मार्क लगा देंगे इस तरह से, और इसको नाम दे देंगे O, या फिर कह सकते हैं इसे 0। इसके बाद फिर से हमें स्केल का यूज करना है। यहाँ पर रखा जाएगा स्केल। जो भी हमारा 0 वाला पॉइंट है इससे हर 1 इंच पर, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 1 यूनिट इक्वल्स टू में 1 इंच। हर 1 इंच पर यहाँ से यहाँ तक 1 इंच होता है तो यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। इसी तरह से यहाँ तक 1 इंच होता है, पॉइंट बना देंगे। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे। जो भी हमारा ये पॉइंट है इससे 1 इंच यहाँ पर हुआ और नेक्स्ट 1 इंच यहाँ पर हुआ। जो भी हमने पॉइंट्स बनाए हैं इनको नाम देंगे अभी। जो भी हमारा ये वाला पॉइंट होगा 0 से नेक्स्ट वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 1, इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 2। ये नंबर लाइन है तो आगे ये कंटिन्यू रहेगी, इसीलिए ये एरो हमने लगा दिया। इसके बाद जो भी हमारा 0 है इससे लेफ्ट साइड में जो भी हमारा ये पॉइंट है ये हो जाएगा -1, इससे लेफ्ट जो है ये हो जाएगा -2, और इस साइड में भी हमारी नंबर लाइन
कंटिन्यू रहेगी। नंबर लाइन हमने बना ली है। अब रूट 2 को शो करने के लिए जो भी हमारा 0 वाला पॉइंट है, इससे 1 यूनिट डिस्टेंस राइट हैंड साइड पर हमारा 1 है, इस वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए यूज करेंगे डी वाले स्केल का। सो डी वाला स्केल रखेंगे यहाँ पर और 90 डिग्री के लिए पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा इस वाले पॉइंट पर। इसके बाद जो भी हमारा ये वाला पॉइंट है, यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और जो भी एंगल की लाइन रहेगी वो 1 इंच की होनी चाहिए, यानी कि 1 यूनिट की होनी चाहिए। सो हमने स्केल रखा, ये हमारा 90 डिग्री का पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक होता है हमारा 1 इंच। जो भी हमने ये लाइन ड्रॉ की है ये 1 इंच है और 90 डिग्री वाले पॉइंट को मैच करके ड्रॉ की है। सो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। जो भी हमारा ये वाला पॉइंट है इसको नाम दे देंगे C। अब जो भी हमारा O और C है इसको एक सीधी लाइन में ज्वाइन कर देंगे स्केल की हेल्प से। सो यहाँ पर मैं स्केल रखता हूँ, O पॉइंट से C पॉइंट को एक सीधी लाइन में ज्वाइन कर देता हूँ। जो भी हमारा O से C तक का डिस्टेंस है, O से C तक की जो लाइन है वो हो जाएगी हमारी रूट 2। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आ जाता है कि जो भी हमारा OC है ये नंबर लाइन पर नहीं है, इसको नंबर लाइन पर लाने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए जरूरत होगी हमें कंपास की। जो भी हमारा कंपास होगा उसको O वाले पॉइंट पर रखेंगे और ओपन कर लेंगे C वाले पॉइंट तक। इस पॉइंट तक ओपन करने के बाद यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे नंबर लाइन की तरफ। जहां पर भी ये नंबर लाइन को टच करेगी इस पॉइंट को नाम दे देंगे OD जो है वो इक्वल होगा हमारा OC के, क्योंकि जो भी OC की लंबाई है वही OD की लंबाई होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन OC और OD इस आर्क का ही रेडियस है। सेम आर्क का रेडियस हमेशा इक्वल होता है, इसीलिए OD और OC एक दूसरे के इक्वल होगा। इसके बाद यहाँ पर OD हमारा एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में OC कितना है, रूट 2 है। सो इस OC की जगह पर लिख देंगे यहाँ पर रूट 2, यानी कि O से D तक ये हमारा रूट 2 यूनिट का डिस्टेंस होगा। यही हमें शो करना था। अब ये रूट 2 कैसे हुआ इसको समझेंगे नेक्स्ट पेज पर। रूट 2 को हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट करके नंबर लाइन पर शो किया है। अगर हमें ये प्रूव करना है कि OC जो हमारा है इसकी लेंथ रूट 2 है, तो ये कैसे प्रूव किया जाएगा इसको भी समझ लेते हैं। राइट एंगल्ड ट्राइंगल से रिलेटेड मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करने पर वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर के। जो भी हमारा ये ट्राइंगल है ये भी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, यानी कि इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे, यानी कि OC की लंबाई फाइंड करेंगे। इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनियस हमारी OC है, तो इस हाइपोटेनियस की जगह पर हम पुट कर देंगे OC। हाइपोटेनियस का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर है B स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर। जो भी हमारा 0 से 1 तक का डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस लिया था हमने, यहाँ से यहाँ तक हमारा डिस्टेंस था 1 यूनिट या फिर कह सकते हैं 1 इंच। इस ट्राइंगल का जो भी ये बेस है इसकी वैल्यू है 1 इंच। सो इस B यानी कि बेस की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 1। बेस का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर हमारे पास है परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। इस वाले ट्राइंगल में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, जो भी हमारा ये पॉइंट है इस पे जो ये वर्टिकल लाइन है ये हमारा परपेंडिकुलर है। और ये हमने कितना ड्रॉ किया था, ये भी हमारा नंबर लाइन से लेकर C पॉइंट तक 1 इंच ही था, यानी कि इस परपेंडिकुलर की जो भी वैल्यू है वो 1 होगी। सो इस P यानी कि परपेंडिकुलर की जगह पर इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा हाइपोटेनियस यानी कि OC है इसकी वैल्यू हमें पता चलेगी। सोल्व करते हैं इसे, तो इस साइड में हमारा OC स्क्वायर एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में 1 का स्क्वायर। इसका मतलब होगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा। प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर है तो ये भी हमारा 1 रहेगा। इससे नेक्स्ट यहाँ पर OC का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू में यहाँ पर 1 प्लस में 1 ये हो जाएगा हमारा 2। OC स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाती है, लेकिन हमें तो OC की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इस स्क्वायर को हटाना होगा। और स्क्वायर को हटाने का सबसे अच्छा तरीका होता है रूट लगा दो। अगर हमने इस साइड में रूट लगाया है तो इस साइड में भी रूट लगाना पड़ेगा। सो इस साइड में 2 पे भी रूट हमने लगा दिया। OC पे जो स्क्वायर लगा है इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। हमेशा याद रखना इस बात को, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। सो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर हमें मिलेगा OC इक्वल्स टू में अंडर रूट
2 अगर हम कोई ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करें जिसका बेस 1 यूनिट है और उसका परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है, तो जो हमारा हाइपोटेनियस होगा, ये वाली साइड होगी, वो √2 के इक्वल होगी। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने यहाँ पर OC की जो लंबाई है वो √2 रखी है। √2 के अलावा बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे कि √3, इसके बाद √5, इसके बाद √7, इसी तरह के जो भी नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो नंबर लाइन पर लोकेट करने का। अगर इनको रिप्रेजेंट करने से रिलेटेड आपका कोई डाउट होता है तो एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो देख लेना कंप्लीट, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। इस टाइप की कई सारी प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 1.2 में है, सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है ये भी हमने समझ लिया है, और जो भी हमारी वैल्यू आएगी नंबर लाइन पर वो कैसे आई है ये भी हमने समझ लिया है। इसी के साथ ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर इंट्रोडक्शन का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेसिमल एक्सपेंशन, उसको स्टार्ट करते हैं। They could be that the same words they डेसिमल एक्सपेंशन इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जब किसी फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर डेसिमल की फॉर्म में आएगा, उसी को डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे इस फ्रैक्शन का। डेसिमल एक्सपेंशन के टोटल 3 टाइप होते हैं। तीनों टाइप्स को समझने के लिए यहाँ पर हम 3 प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। सबसे पहले है 7/8, इसका मतलब होगा 7 को 8 से डिवाइड करना। इसी तरह से 10/3 का मतलब होगा 10 को 3 से डिवाइड करना, और यहाँ पर √2 इक्वल्स टू में, इसका मतलब होगा इस रूट को हटाना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये किस वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर है ये पता लगाना। और ये पता लगाने के लिए यूज किया जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। सो जो भी हमारी ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं, इनको फटाफट से आपके लिए सोल्व कर देता हूँ, उसके बाद समझ पाएंगे डेसिमल एक्सपेंशन के तीनों टाइप्स के बारे में। जो भी हमारी ये तीनों प्रॉब्लम्स थी, तीनों को हमने सोल्व कर लिया है। 7/8 को सोल्व करने पर आया हमारा 0.875, जिसको हम लिख सकते हैं 0.875, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये। बिल्कुल इसी तरह से 10/3 को जब हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 3.33। इसमें 3 रिपीट होता रहेगा, आप इसको देख सकते हो। 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 0 लगाएंगे, फिर से 3 के टेबल में 3 टाइम्स पर आ जाएगा 9, फिर से करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, इसके पीछे 0 लगाएंगे, फिर 3 3 9 आ जाएगा, और ये कैलकुलेशन हमारी कंटिन्यू रहेगी, कभी भी ये कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं होगी। यानी कि हमारा आंसर 3.3333 चलता रहेगा, कभी भी ये एंड नहीं होगा। इसके बाद जो भी हमारा ये √2 है, इसको सोल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा 1.414। यहाँ तक ही हमने कैलकुलेट किया है, उसमें कुछ भी रिपीट नहीं होगा। इसके आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद 7। इस कैलकुलेशन में जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें कोई भी पैटर्न या फिर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, और जो भी हमारी ये कैलकुलेशन है ये कंटिन्यू रहेगी, इसका कहीं पर भी एंड नहीं होगा। डेसिमल एक्सपेंशन में हमने 3 अलग अलग चीजें देखी। एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो हमें एक परफेक्ट आंसर दे देता है, फ्रैक्शन को सोल्व करने पर रिमाइंडर 0 दे देता है, तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसे कहा जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जहां पर हमें परफेक्ट आंसर मिल जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए। इसके बाद सेकंड कंडीशन में जो हमें आंसर मिला है, इसमें 3 रिपीट हो रहा है, और इस कैलकुलेशन में हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें कुछ भी टर्मिनेट नहीं होगा, कैलकुलेशन हमारी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन सारी चीजें यहाँ पर रिपीट होंगी। आंसर में यहाँ पर 3 3 3 3 कंटिन्यू रहेगा, इसीलिए इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कभी भी खत्म नहीं होगा, और रिपीटिंग यानी कि जो भी आंसर है हमारा, जो भी वैल्यू है वो रिपीट होती रहेगी बार बार, हर बार। डेसिमल के बाद कोई वैल्यू रिपीट होती है तो उसको लिखने का एक तरीका होता है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 3.3। जो भी वैल्यू हमारी रिपीट होती है, 3333 डेसिमल के बाद रिपीट होता है, तो हम 3 पे बार लगा सकते हैं, इस तरह से एक छोटी सी लाइन लगा सकते हैं। इसका मतलब होगा कि 3 इसके आगे कंटिन्यू हो रहा है, इसका कहीं पर भी एंड नहीं है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसके आगे डॉट 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 लगा सकते हैं, या फिर 3 पे बार भी लगा सकते हैं। इसके बाद थर्ड कंडीशन में जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे सामने है, इसमें ना तो कुछ रिपीट होता है और ना ही ये कभी टर्मिनेट होगा, ये वैल्यूज आगे कंटिन्यू रहेंगी जैसे जैसे हम इसको आगे परफॉर्म करते रहेंगे। सो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ फटाफट से। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें कुछ भी रिपीट ना हो, कहीं पर एंड हो जाए, उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद सेकंड टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन में वैल्यूज रिपीट होती हैं डेसिमल के बाद, कहीं पर भी वो खत्म नहीं होंगी, रिपीट होती रहेंगी, तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं होगा और जो भी वैल्यूज हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, और जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होता है। अगर किसी वैल्यू का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो तो रैशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो वो भी रैशनल होगा, और अगर किसी वैल्यू का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो उसको कहेंगे इर्रेशनल। अब रैशनल नंबर्स में जो भी हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिला है, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा, इसको समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। जेईई 2028 में टॉप 100 की रैंक और क्लास 10th में 99% लेकर आनी है क्या अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए? अगर हाँ तो ईसरल आपके लिए बेटा लेकर आया है इंडिया का सबसे पावरफुल इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें 10th भी पढ़ाई जाएगी और जेईई 2027 की तैयारी भी क्लास 10 से ही शुरू हो जाएगी। इस कोर्स में आपको कोटा के IIT लेजेंड्स पढ़ा रहे होंगे, जिनके पढ़ाए हुए 300 से ज्यादा बच्चे टॉप 100 की रैंक लेकर आ चुके हैं। जेईई में डेली लाइव क्लासेस होंगी, एकदम पर्सनलाइज्ड होती है, आप टीचर से इंटरेक्शन कर सकते हो, ऑडियो और विजुअल, आप भीड़ में नहीं पढ़ रहे होंगे, आप मैक्सिमम केयर के साथ पढ़ रहे होंगे। 5 लेयर पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, आपको आपके मेंटर्स मिलेंगे जो हर चीज आपकी चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे ऑनलाइन के अंदर। हाँ जी, घर पर बैठकर होमवर्क, टेस्ट, प्रैक्टिस, आपके स्टडी आवर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप 10th अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जेईई अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल है कि नहीं है, हर एक चीज बेटा मॉनिटर हो रही होगी। हजारों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे, सैकड़ों टेस्ट आपके लिए जाएंगे। स्कूल में भी आप बहुत अच्छा करो, स्कूल साथी स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लिया जाएगा। और जब आपकी 10th खत्म हो रही होगी ना, तो 10th टॉपर तो आप बनोगे ही सही, जेईई का बहुत सारा सिलेबस खत्म कर लोगे, जैसे आयुष, प्रिया, हिरल ने किया। 10th में 95% लेकर आए, साथ में IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली से आज अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे। नीचे दिए गए नो मोर बटन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लो। दो बात बहुत जरूरी है, बहुत सबसे अफोर्डेबल कोर्स है पूरे भारत का, और दूसरा लिमिटेड सीट से बेटा, क्योंकि हर बच्चे पर पूरा ध्यान दिया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन कर लो, मिलते हैं क्लासेस में, करते हैं अपना IITian बनने का और बोर्ड टॉपर बनने का सपना पूरा। ऑल द बेस्ट। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर हम उन दोनों डेसिमल एक्सपेंशंस को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये समझना है हमें इस वाले पेज पर। पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को समझ लेते हैं। सो पीछे वाले पेज पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था 0.875। इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये आपको पहले से आता होगा, मुझे ये उम्मीद है आपसे। अगर नहीं आता है तो बहुत आसान है, जो भी हमारे डेसिमल के बाद की वैल्यूज हैं उनको लिख लेंगे यहाँ पर 875, और इसके डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 1। उसके बाद हमें आना है इस वाली वैल्यू पर। डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज यहाँ पर आती हैं, कितनी डिजिट्स आती हैं, 1 2 3। 1 लिखने के बाद जितनी भी डिजिट्स आती हैं उतनी ही यहाँ पर 0 लगा दी जाएंगी। 3 वैल्यूज यहाँ पर हैं तो 3 0 हमने लगा दी हैं। डेसिमल के बाद अगर 2 वैल्यूज होंगी तो 2 0 लगेंगी, 1 वैल्यू होगी तो 1 0 लगेगी। डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी उतनी ही 0 1 के पीछे हम लगाएंगे। इसके बाद ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज को कैंसिल करेंगे। 125 के टेबल में 7 टाइम्स पर आ जाता है 875। उसके बाद 125 के टेबल में 8 टाइम्स पर आता है 1000। अगर आपको 125 का टेबल नहीं आता है तो आप इसे छोटी वैल्यू से भी कैंसिल कर सकते हैं। 5 से ट्राई कर सकते हैं, 25 से ट्राई कर सकते हैं। जब आप कंप्लीट कैंसिल कर लेंगे तो ऊपर 7 मिलेगा, नीचे 8 मिलेगा। जो भी हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी p बाई क्यू की फॉर्म हो जाएगी 7 अपॉन में 8। और जब हम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है यही हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा 0.875। तो कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो उसको p बाई क्यू की फॉर्म में इस तरह से लिखा
जा सकता है। और कोई भी हमारा फ्रैक्शन हो तो उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे चेंज करना है ये मैंने आपको पीछे वाले पेज पर बता दिया था। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए बहुत इजी है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो उसको p by q की फॉर्म में कैसे लिखना है इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर एग्जांपल में है एक्सप्रेस 0.3 इक्वल्स टू में 0.33 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p by q। जो भी हमारा 0.333 है इसको p by q की फॉर्म में लिखना है हमें। ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर जो भी वैल्यू रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। बार का मतलब होगा कि वैल्यू इसमें 3 जो है वो रिपीट होती रहेगी। अब अगर इसको हमें p by q की फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले लेट कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट x इक्वल्स टू में 0.3333 एंड सो ऑन। x के इक्वल में हमने इस डेसिमल एक्सपेंशन को लेट कर लिया है। अब यहाँ पर ये समझना है कि कितनी डिजिट्स रिपीट होती हैं। हमारी एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, 3333 रिपीट हो रही है। इसमें एक वैल्यू पे बार लगा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो वैल्यूज पर बार लगा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 वैल्यूज पे बार लगा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 वैल्यूज पे बार लगा है तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करना कहाँ पर है? एक वैल्यू पे बार लगा है, एक वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार वही, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को भी और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को भी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसके बाद इस फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर x है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल्स का साइन लगा लेंगे 0.333 एंड सो ऑन। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये डेसिमल है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 3.3333 एंड सो ऑन। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब जो भी हमें सेकंड इक्वेशन मिली है इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। सो सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ 10x इक्वल्स टू में 3.3333 एंड सो ऑन। इसमें से हमें फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है तो जो भी हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है इसके नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x इक्वल्स टू में 0.3333 एंड सो ऑन। माइनस करना बहुत सिंपल है। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को देख लेते हैं। 10x में से x को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें यहाँ पर 9x इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। उसके बाद 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। उसके बाद डेसिमल के बाद देखो 333 एंड सो ऑन, यहाँ पर भी 333 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज बिल्कुल सेम है, यानी कि 0.333 में से 0.333 को माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। सिंपल सी बात है, 3 में से 0 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। उसके बाद इन वाली वैल्यूज में से इन वाली वैल्यूज को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, या फिर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में आ जाएगा 3, जो भी x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में। 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम पर और 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स पर। जो भी हमारा x है इसकी वैल्यू आ जाती है 1/3। स्टार्टिंग में हमने लेट किया था कि ये x के इक्वल है। ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, x के इक्वल है और x की वैल्यू हमें मिलती है 1/3, यानी कि इस डेसिमल एक्सपेंशन की p by q वाली फॉर्म हो जाएगी 1/3। जो भी मेथड मैंने आपको ये बताया है इस मेथड से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सबसे पहले जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसको x के इक्वल लेट कर लेंगे। जितनी वैल्यूज पर बार लगा है, जितनी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, एक वैल्यू रिपीट होगी तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी तो 10 से, 3 वैल्यू होंगी तो 1000 से, और 4 वैल्यू हो रही होंगी तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर 3 हमारी जो वैल्यू है ये बार बार रिपीट हो रही है, एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो 10 से हमने इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दिया और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। वही हो जाएगा इस डेसिमल एक्सपेंशन की p by q वाली फॉर्म। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, किस किस टाइप का होता है, डेसिमल एक्सपेंशन को p by q की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, या फिर p by q की फॉर्म को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे चेंज किया जाता है, सभी चीजें डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड हमने यहाँ पर समझ ली हैं। अब चैप्टर का जो भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। Hi, come on. रुक क्यों गए guys? Asian Paints Royal
are Glitz. The Glitz are Pure Decor. Give a missed call to 80504 80504. Glitz up your decor. It's worth it. On holiday, husband sitting on a scooter. Scooter. Husband going. God, no. Husband. Then he back scares. Sorry, my English थोड़ा, but very sweet. Cadbury Dairy Milk. कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए. रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे शो किस तरह से किया जाएगा, रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो स्टेप्स हम एग्जांपल में फॉलो करेंगे, क्वेश्चंस में भी आप यही स्टेप फॉलो करना। बिल्कुल सिंपली रिप्रेजेंट हो जाएगा कोई भी रियल नंबर नंबर लाइन पर। एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर है रिप्रेजेंट 5.37 ऑन नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। हमें एक नंबर दिया गया है 5.37। ध्यान से देखोगे तो 37 के ऊपर बार भी लगा है। इस नंबर को 5 डेसिमल प्लेसेस तक हमें किसी भी नंबर लाइन पर शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले जो भी हमारा ये नंबर है इसको 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे और 5 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा नंबर क्या बनेगा, एक साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं। नंबर हो जाएगा हमारा सबसे पहले तो 5.37 यहाँ पर लिखेंगे। जो भी हमारा डेसिमल है उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर्स आने चाहिए और यहाँ पर 37 के ऊपर बार लगा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 37 रिपीट होगा। 37 के बाद फिर से आ जाएगा 37। देखो यहाँ पर कितने डिजिट हो गए हैं, 4 डिजिट हो गए हैं डेसिमल के बाद। हमें कितने चाहिए, 5 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो उसके बाद फिर से 37 रिपीट होगा, लेकिन सिर्फ हम 3 लिखेंगे क्योंकि हमारे जो भी 5 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू है वो कंप्लीट हो जाती है। जो भी हमारा ये नंबर है इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये हमारी एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन की शुरुआत होती है 0 से और ये जाता है 10 तक। हमें रिप्रेजेंट करना है 5.37373। तो सबसे पहले जो भी हमारा ये नंबर है इसका एक डेसिमल लेंगे, 5.3 तक हम लेंगे। 5.3 इस नंबर लाइन पर कहाँ पर आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। तो जो भी हमारा ये 5 और 6 के बीच का डिस्टेंस है इसको यहाँ पर जूम इन किया जाएगा। जूम इन करने पर यहाँ पर 5.0 आ जाएगा, यहाँ पर 6.0 आ जाएगा। 5.0 के बाद 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 एंड लास्ट में 6.0 यानी कि 6 आ जाएगा। हमने सिंपली 5 और 6 को जूम किया है। जो भी हमारा ये नंबर था एक डेसिमल प्लेस तक तो हम इजीली यहाँ पर स्पॉट कर सकते हैं 5.3। अब इसके बाद एक डेसिमल और ले लेंगे, यहाँ पर हमारा नंबर हो जाएगा 5.37। 5.37 कहाँ पर आएगा, 5.3 और 5.4 के बीच में। तो जो भी हमारा ये 5.3 है और 5.4 का गैप है, इस गैप को जूम करेंगे। 5.3 यहाँ पर हो जाएगा 5.30 और 5.4 हो जाएगा यहाँ पर 5.40। बीच में आ जाएगा 5.31, 5.32, 5.33। इसी तरह से और नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। हमें कौन सा नंबर चाहिए, 5.37। तो इजीली यहाँ पर स्पॉट किया जा सकता है। ये है हमारा 5.37। 5.37 मिलने के बाद एक डिजिट और बढ़ा के चलेंगे इसमें, जो हो जाएगा हमारा नंबर 5.373। उसके लिए क्या करना होगा, जो भी हमारा 5.37 है इसको और इससे नेक्स्ट वाले को जूम करेंगे। जूम करने के लिए पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। 5.37 और 5.38 को यहाँ पर जूम करेंगे। 5.37 हो जाएगा हमारा 5.370 और 5.38 हो जाएगा हमारा 5.380। 5.37 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 5.371, 5.372, 5.373, 5.374। इसी तरह से आगे वाले नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा 5.380। ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, यानी कि 5.373 ये हम इजीली स्पॉट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारा 5.373। 3 डेसिमल प्लेसेस तक करने के बाद इसमें नेक्स्ट वाली डिजिट भी इंक्लूड करके रखेंगे तो हमारा नंबर बनेगा 5.3737, यानी कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगी। अभी तक ये 3 डिजिट तक है। 4 डिजिट तक करने के लिए जो भी हमारा 5.37 है और 5.374 है इनको जूम करेंगे। 5.373 को जूम करने पर बनेगा ये 5.3730 और 5.374 को जूम करने पर हो जाएगा 5.3740। और डेसिमल प्लेसेस तक आ गए हैं और जो बीच की वैल्यूज हैं यहाँ पर
एज इट इज आ जाएंगी, जैसा कि हमने ऊपर भी किया था। 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा नंबर होता है 5.3737। इसे इजीली यहाँ पर स्पॉट किया जा सकता है। 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो भी हमारा नंबर है 5.3737, उसको तो इजीली यहाँ पर स्पॉट किया जा सकता है। इससे नेक्स्ट एक स्टेप और करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा नंबर 5 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर लाइन पर हम शो इसे कर देंगे। और उसको शो करने के लिए पेज को फिर से थोड़ा सा ऊपर करेंगे। 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा नंबर होता है 5.3737, जो यहाँ पर हमारा आ जाता है। अब जो भी हमारा ये वाला नंबर है और इससे नेक्स्ट वाला नंबर है, इसको जूम करेंगे यहाँ पर 5.3737 को जूम करेंगे तो ये हो जाएगा 5.37370, और 5.3738 को जूम करेंगे तो ये हो जाएगा 5.37380। इसके बीच वाले नंबर्स 5.37371, उसके बाद 5.37372 आ जाएगा। इसी तरह से आगे के नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। हमें हमारा ये वाला नंबर ढूंढना है 5.37373। तो यहाँ पर आप देखिए 5.37373, यही नंबर हमें नंबर लाइन पर शो करना था। सो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से जो भी हमारा नंबर था 5.373, इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये हमारा नंबर है 5.37। सादा है, इम्पॉसिबल है, आज तक किसी ने नहीं किया। कैसे करोगे? 20 में करेंगे। अब 20 में 400 ml माउंटेन ड्यू, मतलब ज्यादा हिम्मत। अब 20 में 400 ml माउंटेन ड्यू, ज्यादा माउंटेन ड्यू, ज्यादा हिम्मत। थ्री सेवन 373। कभी भी हमें कोई नंबर दिया गया है इस तरह से और बोला जाए कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, 5 डेसिमल प्लेसेस तक या फिर और ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक इस नंबर को हमें नंबर लाइन पर शो करना है, तो इस वाले मेथड से आप उस नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है और जो भी हमारा नंबर होगा उसको नंबर लाइन पर शो कर देना है। मेथड का नाम भी मैंने आपको बता दिया है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। नंबर सिस्टम का ये इजी सा कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा इस इंट्रोडक्शन पार्ट का, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। जब भी रियल नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं किसी भी रियल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है हमारे पास ऐड 2√2 प्लस में 5√3 एंड √2 माइनस में 3√3। हमारे पास एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर लिखा जाएगा जो भी हमारी फर्स्ट वैल्यू है 2√2 प्लस में 5√3, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। हमें इन दोनों को ऐड करना है तो प्लस का साइन आ जाएगा। इसके बाद ये वाली वैल्यू हमारी इसके आगे आ जाएगी √2 माइनस में 3√3। जब भी आप रियल नंबर्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहला पॉइंट ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पर देखो 2√2 दिया गया है, इसमें हम कौन सी वैल्यू ऐड कर सकते हैं या कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस वैल्यू के साथ √2 दिया गया हो इस इक्वेशन में कहीं पर भी 2√2 को इस वाले रूट में ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर इनके बीच में प्लस का साइन बनेगा तो ऐड कर देंगे, अगर इनके बीच में माइनस का साइन बनेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो भी हमारी ये दोनों टर्म्स हैं इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 2√2, उसके बाद ये कैसा है √2 प्लस का साइन इसके आगे लगा है तो प्लस में आ जाएगा हमारा √2।
इसके बाद यहाँ पर है 5√3। यहाँ पर √3 है तो इस टर्म को किसी ऐसी वैल्यू में या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें √3 हो। जैसे यहाँ पर √3 है, 3√3 है, 5√3 को इसमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस का 5√3 है, उसके बाद जो भी हमारा ये वाली वैल्यू है इसके आगे है माइनस का साइन, यानी कि माइनस में 3√3। अगर हमें रियल नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो ध्यान में ये बात रखना कि जो भी रूट के अंदर वैल्यू है दूसरी टर्म में भी अगर वही वैल्यू है तो उनको ऐड किया जा सकता है या उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। बीच में जो भी साइन होगा वही ऑपरेशन हम करेंगे। 2√2 में √2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइस 3√2। इन दोनों को ऐड करने पर 3√2 आ गया। इसके बाद इनको सोल्व करेंगे। √3 दोनों में है तो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 5√3 में से 3√3 को माइनस करेंगे। इजी तरीका बताऊं आपको, 5 में से 3 को माइनस कर लो। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2। उसके बाद जो भी हमारा ये √3 है ये कॉमन यहाँ पर लिख दो √3। रियल नंबर्स को ऐड करने से रिलेटेड और सब्ट्रैक्ट करने से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे मैंने आपको बता दिए हैं कि रूट के अंदर सेम वैल्यू होगी जिन टर्म्स में उन्हीं को ऐड किया जा सकता है और इन्हीं को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके बाद रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं इसको भी एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। हमें 6√5 और 2√5 को मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 6√5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा 2√5। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो भी रूट के बाहर वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12। उसके बाद यहाँ पर रूट बनाएंगे। रूट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। इनको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई में 5। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई 5 आ गया। अब आपको पता ही होगा कि रूट के अंदर अगर पेयर बन जाए तो 5 बाहर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारा 12 आ जाएगा और इस रूट के अंदर 5 का पेयर बन गया तो 5 इसमें से बाहर आ जाएगा। जब भी रूट के अंदर पेयर बनता है तो रूट हट जाता है और इनमें से एक वैल्यू बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60। जो भी हमारी ये प्रॉब्लम थी इसका आंसर हो गया यहाँ पर 60। अब कुछ चीजें और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज कीजिए हमें कोई वैल्यू दी गई है 2√2, मल्टीप्लाई में दिया गया है 3√5। यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर अलग अलग वैल्यूज हैं, इनको भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए रूट के अंदर सेम वैल्यू होना जरूरी है, लेकिन मल्टीप्लाई करते समय ये जरूरी नहीं है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 हो जाएगा 6। उसके बाद एक बड़ा सा रूट बना देंगे जिसके अंदर ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। √2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 5। इसको सोल्व करेंगे 6। रूट के अंदर क्या होगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। अब एक डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सपोज कीजिए हमें वैल्यू दी गई है 8√15। रूट के अंदर 15 दिया गया है, इसको हमें डिवाइड करना है 2√3 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से 8 को कैंसिल किया जा सकता है। 2 4 होता है 8। उसके बाद रूट के अंदर जो वैल्यू है उससे रूट के अंदर वाली वैल्यू को कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 15 है। 3 के टेबल में 15 आता है, यानी कि 3 5 हो जाएगा 15। सोल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 4 मिलेगा। ऊपर हमें रूट के अंदर क्या मिला है, इसको कैंसिल करने के बाद 5 आ जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा √5। उसके बाद डिनोमिनेटर में चेक करो, ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो गई, ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो गई, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी हमारे रियल नंबर्स हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। गिल बालों पे खर्चा, एक बार बाल गए ना वापस नहीं आते। फूफा जी, सनी को देखिए, जेनेटिक्स हो या कुछ और, काया का कंप्लीट ट्रीटमेंट, बाल उगाता है, फ्री हेयर टेस्ट, कस्टम किट, 5 महीने में रिजल्ट, वरना पैसे वापस। Flex your buying power by 4x with Pay Later MTF. Borrow funds to trade at just ₹41 per day. Explore Pay Later MTF. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से रिलेटेड आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने होंगे। कौन कौन से 3 पॉइंट हैं, तीनों के तीनों यहाँ पर दिए गए हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट में दिया है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। सपोज कीजिए हमारे पास एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। अगर दोनों को ऐड करें या फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड करें यानी कि माइनस करें तो हमें रिजल्ट में इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। सपोज कर लीजिए हमारे पास आर से कोई रैशनल नंबर है, आई से कोई इरेशनल नंबर है। रैशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में जो नंबर मिलेगा हमें वो इरेशनल होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर डिफरेंस फाइंड करेंगे, सपोज कीजिए कोई रैशनल नंबर है, इसमें से हम इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट में यहाँ पर भी इरेशनल नंबर ही हमें मिलेगा। या फिर इरेशनल नंबर में से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ये हमें फर्स्ट पॉइंट बताता है। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। 2 हमारा एक रैशनल नंबर है, अगर इसमें हम ऐड कर दें √3 जो कि इरेशनल नंबर है तो ये हमारा जो कंप्लीट नंबर बना है बॉक्स के अंदर ये इरेशनल होगा। रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होता है। इसी तरह से 2 प्लस में √3 की बजाय हम 2 माइनस में √3 करें तो भी ये हमारा इरेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस करने पर जो रिजल्ट है वो इरेशनल नंबर ही ये हमारा होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में दिया है द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। हमारे पास एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। अगर उन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए यानी कि रैशनल नंबर मल्टीप्लाई में इरेशनल नंबर करेंगे तो रिजल्ट में हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। इसी तरह से अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिवाइड किया जाए, कंडीशन हमें कुछ इस तरह से दी हो, रैशनल नंबर डिवाइड में इरेशनल नंबर, तो रिजल्ट में हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। या फिर इस तरह से भी हो सकता है इरेशनल नंबर अपॉन में रैशनल नंबर, तो भी हमारा ये इरेशनल ही होगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, जो भी हमारा रैशनल नंबर होगा इन तीनों कंडीशन में वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारे पास 2 है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे √3। हमने क्या किया, एक रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा नंबर बन गया इरेशनल। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारा यहाँ पर 2 है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 है, ऊपर रैशनल नंबर है, नीचे इरेशनल नंबर है, तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर जो भी बॉक्स के अंदर है। जो भी सेकंड पॉइंट में कंडीशन थी उससे रिलेटेड एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिए हैं। तो आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर। इसमें है इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल द रिजल्ट में बी रैशनल और इरेशनल। हमारे पास 2 इरेशनल नंबर हैं, अगर उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जो रिजल्ट में नंबर मिलेगा वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। सिंपल टर्म्स में आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, इरेशनल मल्टीप्लाई में इरेशनल जब करेंगे तो ये नंबर हमारा रैशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है। या फिर इरेशनल प्लस में इरेशनल करेंगे तो ये हमारा रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसी तरह से इरेशनल प्लस में इरेशनल करेंगे तो ये हमारा इस कंडीशन में भी रैशनल या फिर इरेशनल हो सकता है। और इसी तरह से इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल होगा अगर हमारा नंबर, तो इस कंडीशन में भी रैशनल या इरेशनल हो सकता है। आपको एग्जांपल देकर बता देता हूँ, अच्छी तरह से आप समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर हमारा एक नंबर है √2, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम दूसरा इरेशनल नंबर √2 तो रिजल्ट में हमें 2 मिलेगा जो कि एक रैशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा नंबर है ये रैशनल भी हमें मिल सकता है या फिर इरेशनल भी मिल सकता है। इस वाली कंडीशन में रैशनल मिला है। दूसरी कंडीशन अगर देखें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ √2 मल्टीप्लाई में √3 तो हमें मिलेगा यहाँ पर ये रूट के अंदर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर इरेशनल मिलता है। कोई भी 2 इरेशनल नंबर हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, उसके बाद माइनस करें या फिर डिवाइड करें, इन चारों कंडीशंस में हमें जो नंबर मिलेगा, रिजल्ट में जो नंबर मिलेगा वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है। जब भी किसी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या फिर डिवाइड करना हो तो ये तीनों पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखने हैं। इन तीनों पॉइंट्स के बाद इंट्रोडक्शन का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पर है सम आइडेंटिटीज। कुछ फॉर्मूले यहाँ पर हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। आपको देखने में लग रहा होगा कि काफी डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत आसान आइडेंटिटीज हैं और जब इनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो एक एक करके सभी आइडेंटिटीज को समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले यहाँ पर दिया है √AB, ये इक्वल होता है √A √B
बी के। सपोज कर लीजिए हमें रूट के अंदर दिया गया है 2 मल्टीप्लाई में 3, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं √2 और √3। रूट के अंदर कोई भी दो वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हैं तो उनको अलग अलग रूट के अंदर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन में जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह से इनको चेंज कर लेंगे। अगर हमें √2 मल्टीप्लाई 3 से इस तरफ चेंज करना है तो ये भी किया जा सकता है, या फिर अगर हमें √2 मल्टीप्लाई में √3 दिया गया है तो हम उनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसी तरह से इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर √a/b। ये इक्वल होता है √a/√b के। सपोज कर लीजिए हमें इस तरह से कंडीशन दी गई है, रूट के अंदर 2/3 है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से √2/√3। अगर कोई फ्रैक्शन रूट के अंदर दिया गया है तो उसके न्यूमरेटर पे भी रूट लगा सकते हैं अलग से और डिनोमिनेटर पे भी रूट लगा सकते हैं। इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी है √a+ में √b, √a- में √b। ये इक्वल होता है a-b के। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए हमें यहाँ पर दिया गया है √5+ में √2 ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाद नेक्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर √5 है और माइनस का साइन है √2 आ जाता है। ये हमारा क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है, √a+ √b, √a- √b, √5+ में √2, √5- में √2। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके? a-b के। a हमारा 5 है और b हमारा 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 में 2। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा इस तरह की प्रॉब्लम का हमारा 3। आइडेंटिटी आपको देखने में डिफिकल्ट लग रही होगी लेकिन क्वेश्चन को इसने कितना आसान बना दिया है ये समझना हमारे लिए जरूरी है। इसके बाद इससे नेक्स्ट